सो हेलो स्टूडेंट्स, आज आप सभी को हेरिडिटी एंड वेरिएशन चैप्टर से इसका पार्ट 3 दिया जा रहा है। सबसे पहले हम ये जान लें कि हेरिडिटी क्या होता है, अर्थात आनुवंशिकी। जीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षण वंशागत लक्षण कहलाते हैं तथा यह प्रक्रिया जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण स्थानांतरित होते हैं उसे वंशागति या आनुवंशिकता कहते हैं। आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले वेटसन ने 1905 में किया था। विभिन्नताएं क्या होती हैं? विभिन्नताएं अर्थात कुछ लक्षण जो माता पिता से उनके संतानों में पहुंचते हैं किंतु समान नहीं होते हैं, अर्थात कुछ न कुछ विभिन्नताएं उनके स्थानांतरण के दौरान स्थानांतरित हो जाती हैं या पूर्णतया स्थानांतरित नहीं हो पाती हैं, जिनके कारण उनके संतानों में कुछ लक्षण वंशागत नहीं हो पाते हैं, जिसे हम विभिन्नता कहते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे इसमें लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर की। सहलग्नता क्या होती है एंड जीन विनिमय क्या होता है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे सहलग्नता की। सहलग्नता अर्थात एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीन्स द्वारा अपने उसी संयोग में रहते हुए एक साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति को सहलग्नता कहते हैं। इसके अनुसार एक गुणसूत्र पर स्थित सभी जीन्स एक ही युग्मक में प्रवेश करके एक साथ ही स्थान में वंशागत होते हैं। सहलग्नता की परिघटना को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स आए हुए हैं, जैसे सहलग्नता एवं विलग्नतावाद, मॉर्गन की सहलग्नता संकल्पना और सहलग्नता एवं स्वतंत्र अपव्यूहन का सिद्धांत। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे सहलग्नता एवं विलग्नतावाद की, अर्थात कपलिंग एंड रिपल्सन हाइपोथेसिस। सबसे पहले बेटसन तथा पुनेट ने द्विसंकर क्रॉस का अध्ययन करते समय मटर के गुलाबी फूल व लंबे परागकण वाले लाल फूल व गोल परागकण वाले F1 पीढ़ी के संकर पौधों में बैक क्रॉस करने पर यह F2 पीढ़ी में सामान्यतः 1:1:1 तथा अनुपात के स्थान पर 11:1:1:3 का अनुपात देखा गया। इस प्रकार देखा गया कि नए संयोगों की अपेक्षा पैतृक संयोग 7 गुना अधिक थे। इसका अर्थ है कि द्विसंकर क्रॉस के समय इन लक्षणों के जीन्स आशानुकूल एक दूसरे से पृथक नहीं हुए। बैक क्रॉस क्या होता है? जिसमें किसी भी रिसेसिव कैरेक्टर से उनके पेरेंट्स का क्रॉस कराया जाता है, उसे हम बैक क्रॉस कहते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ एक पर्पल एंड लॉन्ग लिया गया है, जिसके लिए ये इसका फिनोटाइप है, जिसके लिए कैपिटल P स्मॉल p एंड कैपिटल L स्मॉल l लिया गया है, और यहाँ पर रेड एंड राउंड लिया गया है। इन दोनों का जब क्रॉस कराया गया तो यहाँ पर 11:1:1:3 का रेशियो प्राप्त होता है। मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के अनुसार पैतृक व नए संयोग समान अनुपात में होने चाहिए, किंतु यहाँ पर पैतृक संयोग नए संयोग से 7 गुना अधिक दिखाया गया है। नेक्स्ट, इनके अनुसार एलील्स द्वारा एक साथ वंशागत होने को सहलग्नता और उनके पृथक रूप में वंशागत होने को विलग्नता कहते हैं। नेक्स्ट, मॉर्गन की सहलग्नता संकल्पना। मॉर्गन के अनुसार सहलग्नी जीन्स द्वारा वंशागत के समय साथ साथ रहने की प्रवृत्ति ही सहलग्नता कहलाती है। मॉर्गन के अनुसार सहलग्नी जीन्स अपने मूल संयोगों में इसलिए रहते हैं क्योंकि वह एक ही गुणसूत्र पर लगे रहते हैं। सहलग्नता की यथार्थता सहलग्नी जीन्स के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। सहलग्नी जीन्स के बीच की दूरी बढ़ते जाने पर उनके साथ साथ वंशागत होने के अवसर भी कम होते जाते हैं। नेक्स्ट, हम बात करेंगे सहलग्नता एवं स्वतंत्र अपव्यूहन का सिद्धांत।
स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम के अनुसार एक युगल के एलिस में भी संयोजन दूसरे युगल के एलिस के भी संयोजन पर निर्भर नहीं होता है, बल्कि दोनों युगल के एलिस स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जीव के एक लक्षण की वंशागति पर अन्य लक्षणों की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु संलग्नता के कारण विभिन्न युगलों के जीन्स में विसंयोजन न होने के कारण यह एक साथ वंशागत होते हैं। अतः संलग्नता एवं स्वतंत्र अपव्यूहन एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जीन्स में संलग्नता होने पर इनमें स्वतंत्र अपव्यूहन नहीं होता, तथा जिनमें स्वतंत्र अपव्यूहन होता है उनमें संलग्नता का अभाव प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट, यहाँ पर पूर्ण एवं अपूर्ण संलग्नता अर्थात कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट लिंकेज के बारे में बताया गया है। F2 अर्थात द्वितीय पीढ़ी या बैकक्रॉस के नए संयोग बनने या न बनने के आधार पर संलग्नता दो प्रकार की होती है। दो प्रकार अर्थात पहला है पूर्ण संलग्नता कंप्लीट लिंकेज एंड अपूर्ण संलग्नता अर्थात इनकम्प्लीट लिंकेज। पूर्ण संलग्नता अर्थात जब गुणसूत्र पर स्थित जीन्स वंशागति के समय एक दूसरे से अलग नहीं होते तो इसे पूर्ण संलग्नता कहते हैं। इसके फलस्वरूप संतति पीढ़ी में केवल पैतृक संयोग बनते हैं, नए संयोग नहीं बनते हैं। पूर्ण संलग्नता बहुत कम होती है, इसे ड्रोसोफिला में देखा गया है। इसके लिए यदि हम यहाँ पर एक क्रॉस आया हुआ है इसे देखें, यहाँ पर ग्रे एंड वेस्टिजियल और बैक लॉन्ग ये दो प्रकार के कैरेक्टर लिए गए जिनका आपस में क्रॉस कराया गया। तो यहाँ पर इनका कैरेक्टर और इनका ग्रे और लॉन्ग प्राप्त होता है। बाद में ये ब्लैक वेस्टिजियल प्राप्त होता है। जब इन दोनों का क्रॉस कराया जाता है तो हमें ग्रे वेस्टिजियल तथा बैक लॉन्ग प्राप्त होता है। यही ड्रोसोफिला में पूर्ण संलग्नता को भी प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, अपूर्ण संलग्नता। अपूर्ण संलग्नता अर्थात अपूर्ण संलग्नता उन्हीं स्थितियों में संभव है जब संलग्न जीन्स युग्मक बनते समय गुणसूत्रों के टूटने के कारण अलग हो जाते हैं। इन टुकड़ों में विनिमय के फलस्वरूप बने नए संयोग युग्मकों में पहुंचते हैं, किंतु इस विनिमय की संभावनाएं बहुत ही कम होती हैं। इसी कारण पैतृक संयोगों की संख्या अपैतृक या नए संयोगों की अपेक्षा सदैव अधिक होती है। जैसे मक्का में संलग्नता, इसमें अपूर्ण संलग्नता प्रदर्शित होती है, अर्थात ऐसी स्थितियां युग्मक बनते समय ही इनके गुणसूत्र टूटकर अलग हो जाते हैं। इनमें कुछ संयोग दिखाए गए हैं, जैसे रंगीन तथा भरे हुए बीज वाले पौधों में नए संयोग बनते हैं, रंगीन तथा संकुचित बीज वाले पौधों में पैतृक संयोग बनते हैं, रंगहीन तथा संकुचित बीज वाले पौधे में नए संयोग बनते हैं तथा रंगीन तथा भरे हुए बीज वाले पौधे में पैतृक संयोग बनते हैं। नेक्स्ट, संलग्नता का महत्व। संलग्नता का क्या महत्व है? संलग्नता से यह निश्चित होता है कि बिना क्रॉसिंग ओवर तथा जीन विनिमय के विविधता संभव नहीं है, अर्थात विभिन्नताएं संलग्नता के कारण ही उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट, जीन विनिमय। जीन विनिमय क्या होता है? जीन विनिमय अर्थात अर्धसूत्री विभाजन में प्रथम पूर्वावस्था की जाइगोटीन अवस्था में जब सिनेप्सिस होता है, अर्थात सूत्र युग्मन में समजात गुणसूत्र एक साथ आ जाते हैं, पैकिटीन अवस्था में इन गुणसूत्रों में जीन विनिमय होता है तथा जीन विनिमय के परिणामस्वरूप नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच कियाज्मेटा बनता है। मार्गन ने सर्वप्रथम 1912 अर्थात 1912 में अपूर्ण संलग्न जीन्स के पृथक होने की इस प्रक्रिया को जीन विनिमय के रूप में प्रतिपादित किया। इनके अनुसार समजात गुणसूत्रों की प्रत्येक जोड़ी की नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के खंडों के मध्य होने वाले पारस्परिक आदान प्रदान की क्रिया को जीन विनिमय कहते हैं। नेक्स्ट, क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया अर्थात मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर। मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर तो अर्धसूत्री विभाजन के समय सूक्ष्मदर्शी से गुणसूत्रों के व्यवहार एवं क्रॉसिंग ओवर का अध्ययन किया गया है। क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया निम्नलिखित पदों में पूरी होती है।
फर्स्ट सिनेप्सिस, सेकंड गुणसूत्रों का द्विगुणन, थर्ड क्रॉसिंग ओवर एंड फोर्थ टर्मिनलाइजेशन अर्थात उपांति भवन कहते हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पर इसकी प्रक्रिया को दिखाया गया है कि सबसे पहले जो प्रोफेज फर्स्ट होता है ऑफ मियासिस डिवीजन, यहाँ पर दो क्रोमोसोम जो थ्रेड्स होते हैं ये इनके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग अलग होते हैं। जब हम पैकेटिन स्टेज में पहुँचते हैं, यह भी प्रोफेज फर्स्ट की स्टेज है, तो इसके दौरान कियाज्मेटा का फॉर्मेशन होता है अर्थात नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो होते हैं वो एक साथ अटैच हो जाते हैं और अटैच होने पर मेटाफेज के दौरान इनके कैरेक्टर आपस में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और मेटाफेज सेकंड अवस्था में इनमें जब ये दोनों अलग होते हैं तो यह एक दूसरे के कैरेक्टर को लेकर अपने साथ चले जाते हैं। नेक्स्ट जब डॉटर सेल फॉर्म होती है तो उस दौरान इनमें कुछ कैरेक्टर्स डिफरेंट आ जाते हैं जिनके कारण विभिन्नताएं अर्थात वेरिएशंस जनरेट होता है। नेक्स्ट क्रॉसिंग ओवर का महत्व। क्रॉसिंग ओवर अर्थात क्रॉसिंग ओवर से सिद्ध होता है कि जीन्स पंक्तिबद्ध क्रम में विन्यासित होते हैं। क्रॉसिंग ओवर की सहायता से गुणसूत्रों के सहलग्न मानचित्र बनाना संभव हो सका है। मानचित्र एक सहलग्न समूह अर्थात एक गुणसूत्र पर स्थित सभी जीन्स के बीच की आपेक्षिक दूरी को पुनर्योजन की प्रतिशतता के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ड्रोसोफिला एवं मक्का के गुणसूत्रों के सहलग्न मानचित्र भी तैयार किए जा चुके हैं। एंड नेक्स्ट वन, क्रॉसिंग ओवर के फलस्वरूप नए जीन संयोग बनते हैं जिससे किसी समष्टि के जीन पूल में जीन आवृत्ति का परिवर्तन हो जाता है। यह क्रिया जातियों के विकास में भी सहायक है। सो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पार्ट में मानव में मेंडेलियन विकार पढ़ेंगे। मानव में मेंडेलियन विकार क्या होता है तथा इसके अंतर्गत किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।